हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका 9th क्लास के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो आइए हम लोग पाठ परिचय शुरू करने से पहले कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा है उसके जो लेखक है राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आइए इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ मृत्यु हुई थी, क्या क्या शिक्षा इनका था। तो सभी बातों पर हम एक एक करके जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम और मैं आपका इस एसीपी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद है, उनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। बिहार में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम सारण है, और सारण ज़िला में एक गांव है जिसका नाम है जीरादेई। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था। तो आंसर होगा आपका जीरादेई गांव में। तो उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। उनके पिता महादेव, सुनिए, उनके पिता महादेव सहाय फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। जो उनके पिताजी थे, जिनका नाम था महादेव सहाय, वो फारसी और संस्कृत के एक अच्छे जाने माने व्यक्ति माने जाते थे। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। जो उनके पिताजी थे वो पहलवानी और घुड़सवारी के दोनों क्या थे? शौकीन थे। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी। जो उनके पिताजी महादेव सहाय थे वो घुड़सवारी और पहलवानी की जो शिक्षा थी उसको दोनों शिक्षा को राजेंद्र प्रसाद को दिया। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ के 8वें दर्जे में रखे गए। जो राजेंद्र प्रसाद हैं, हम लोग के भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका पहला जो नामांकन था वो हाई स्कूल के 8वें दर्जे यानी कि 8वें क्लास में हुआ था। वार्षिक परीक्षा में वो प्रथम आए। जो हम लोग का स्कूल में एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होता है, उस परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी और कहा 1902 ईस्वी में कलकत्ता के विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। उन्होंने 1902 ईस्वी में कलकत्ता से क्या किया था? मैट्रिक पास किया था, और जिसमें मैट्रिक में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद IAB, जो IE था उनका, वो BA और BL प्रेसिडेंटी कॉलेज से किया था, ठीक है। और 1911 ईस्वी में कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गए। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो शिक्षा पूरी होने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे वे कलकत्ता में ही वकील दल में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। और 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ तब वे वकालत करने के लिए पटना आए थे। और वहाँ पर वकील बनने के बाद 1911 ईस्वी में, जब 1916 ईस्वी में पटना में एक न्यायालय स्थापित हुआ था, उसके बाद वहाँ पर वो क्या करने आ गए थे? वकालत करने आ गए थे। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा, मतलब उन्होंने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे कार्य किए और उन्होंने ऐसे कार्य किए जो उनकी उत्कृष्टि, जो उनके वैभव को क्या करता था? बढ़ाता था। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो जो संविधान सभा होता है जिसमें बैठक होता है सभी देश विदेश के, नहीं, हमारे देश की जितने भी मंत्री होते हैं उसमें संविधान सभा में एक अस्थायी बैठक के दौरान कुछ बातचीत होती है। उस संविधान सभा के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे और भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। जब ये कलकत्ता में छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। उनके जीवन में जब वो छात्र के एज में थे, जब वो उम्र में थे, तो उनके जीवन में एक बंग भंग आंदोलन हुई थी, ठीक है, जिसके कारण इसकी प्रतिक्रिया में देश व्यापक उत्तेजना छा गई। मतलब कि जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो देश में व्यापक लोगों में उत्साह आ गई कि अब हमारा देश आज़ाद होने के कगार पर चल रहा है।
तो बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। अगर आपसे क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव में कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, तो बिहार टाइम्स के संपादक जो थे महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, उनकी सहारा पाकर उनकी देख रेख में राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की क्या किया था, स्थापना किया था। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके जीवन में उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। और एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोलकाता में हिंदी विद्वानों की सहायता के द्वारा किया था। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ अपने जीवन में जो लेखन की प्रक्रिया उन्होंने अपनाया था वो प्रक्रिया हमेशा उनके जीवन भर चलती रही। ठीक है। और 28 फरवरी 1963 में उनका निधन हो गया था। उनका जन्म कितना हुआ था, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में, और मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास के गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारा प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो हमारे भारत देश का नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसमें बहुत से देशों से, चाइना, चीन, यूरोप, फ्रांस, पेरिस इत्यादि देशों से यहाँ से लोग अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन इस पाठ के माध्यम से हमारे शिक्षा व्यवस्था की एक झांकी प्रस्तुत की गई थी कि जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय था एक समय में, उसका शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है, इस पाठ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, यानी कि नालंदा जो है वो बहुत ही पुराना है और विद्यापीठ इसलिए कहा जाता है कि उसको विद्या का क्षेत्र माना जाता है, विद्या का एक स्थल माना जाता है जिसको नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुप्रसिद्ध पुरुष खिले अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी शुद्ध भी इसके साथ जुड़े हुए थे। मतलब कि हमारे देश की जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह भारत का ही नहीं एक अत्यंत गौरवशाली विश्वविद्यालय, अपितु ये अत्यंत अन्य देश, एशिया महादेश, फ्रांस, यूरोप, चाइना इत्यादि देशों से यहाँ पर लोग आकर क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते थे और यहाँ पर किसी भी जाति का भेदभाव नहीं होता था। कोई भी जाति, कोई भी कास्ट, हर चीज़ यहाँ से कैसे भी आ सकता था और शिक्षा को ग्रहण कर सकता था। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत था, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक उज्जवल प्रतिष्ठान था जो अन्य देशों से लोग तरह तरह के जाति के आके यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण करते थे। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे समुद्र के पार तक इसके लोग जो आते थे यहाँ के शिक्षा ग्रहण करके अपने देश जब जाते थे तो इसकी गुणगान करते थे। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा और लगभग 600 साल तक जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो एशिया का चैतन्य केंद्र बना, यानी कि वहाँ से लगभग 600 साल तक वहाँ से लोग आते थे, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे और यहाँ से ग्रहण करने के बाद अपने देश में जाकर इस शिक्षा को बताते थे। ठीक है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि जो मगध की राजधानी थी वो किन पर्वतों के मध्य स्थित थी, तो व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान पे स्थित थी। ठीक है, और वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है और मगध से दूर, मगध 5 पर्वतों व्यवहार से दूर। तप्त कुंड का मतलब वहाँ पर ज्वाला हमेशा उबलता रहता है और उसी तप्त कुंडों से 7 मील की दूरी पर क्या था, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाना जाता है। जब भगवान महावीर थे तो उनके समय में ये नालंदा महाविद्यालय और भी
आकर्षक का केंद्र बन चुका था। ठीक है, कहते हैं कि बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवासियों का आमरवन था। मतलब कि जब बुद्ध का काल था, बुद्ध का समय था उनका, जब बुद्ध जीवित थे तो उस समय वहाँ पर तरह तरह के देश के लोग आते थे और उनसे शिक्षा को ग्रहण करते थे। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मैखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। जैन ग्रंथ जो है वो मानता है कि नालंदा जो ऐसा केंद्र है वहाँ पर महावीर और आचार्य मैखलीपुत्र गोसाल की दोनों की आपस में क्या हुई थी, भेंट हुई थी। उस समय यह राजगीर का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था। उस समय यह जो राजगिरी था इसका उपग्राम मतलब गांव के अंदर, गांव का उपग्राम मतलब गांव के एक दूसरा गांव होता है जिसको उपग्राम भी कहा जाता है, जहां महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए थे। मतलब कि जो महावीर थे वो नालंदा में कितना वर्ष तक, 14 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किए थे। सूत्र कीर्तांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान शय्या आसन व्रत सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध को स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। एक उस समय एक विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था वो लेप। वो बहुत ही धनी मनी माना जाता था। जब भगवान बुद्ध वहाँ पर आए थे तो उस समय इसने उनको महल दिया, घोड़े गाड़ी हाथी आदि धन दौलत हर चीज़ उनको दिया और दान में उनको देने के बाद उनका वो क्या बन गया था, शिष्य बन गया। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। तिब्बत के एक विद्वान थे जिनका इतिहास लेखक थे, उनका नाम क्या था, लामा तारानाथ। ठीक है, उनका जो नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी वो मानते थे। उनका चैत्य अशोक के समय भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनाकर उसे परिवर्तित किया इस प्रकार। यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। मतलब कि राजा अशोक जो थे वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के सामने एक मंदिर को बनवाया था। ठीक है, जो बहुत ही प्रसिद्धि उसको पाई थी। और यद्यपि नालंदा की प्राचीनता यानी कि उस प्राचीन समय में अनुश्रुति बुद्ध अशोक ये 2-3 जो विद्वान थे, यानी बहुत सारे विद्वान थे, उसमें जो ये 2-3 विद्वानों का नाम आता है उस समय बहुत ही वो सब उस मंदिर या उस विद्यालय को योगदान प्राप्त किए। किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था। अशोक का जो समय था वो गुप्त काल में बहुत ही आगे बढ़ा था। वो और भी ज़्यादा लोगों के प्रति अपना प्यार दुलार से वो राजा बन गया था और राजा के पास उसको इतना शक्ति मिल गया था जनता से कि वो पूरे देश में कुछ भी करने के लिए तैयार था। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है। जो तारानाथ कहाँ के थे, जो तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे, उन्होंने भिक्षु नागार्जुन से और भिक्षु था। ठीक है, और आर्यदेव इन दोनों से संबंध नालंदा से लगाया था। और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनांग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था। इनमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान आए जिनमें प्रतिपक्षियों के अनुसार शास्त्रों में एक सुदुर्जय आदमी यानी कि एक दुर्जन आदमी इंसान आए थे जिनका नाम क्या था, सुदुर्जय था। वो ब्राह्मण थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। ठीक है, अब देखिए 4वीं सदी में चीनी यात्री फैहान नालंदा में आए थे। ये एक चीन का यात्री था जिसका नाम फैहान था। ठीक है, वो 4वीं सदी में कहाँ आया था, नालंदा आया था। यानी भारत के में जो विद्यालय है नालंदा, वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। उन्होंने सारीपुत्र के जन्म और परिनिर्माण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। और जो सारीपुत्र में उनका जन्म और परिनिर्वाण स्थान है उस स्तूप के दर्शन किसने किए, चीनी यात्री फैहान ने। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदित इसके कुछ समय बाद हुआ था। किंतु जो नालंदा का विशेष अभ्युदित मतलब कि उसका उदय था वो कुछ समय बाद क्या हुआ था, फलीभूत यानी कि उदित हुआ था। 7वीं सदी में सम्राट
हर्षवर्धन के समय जब ह्युआन चांग उस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पे था। 7वीं सदी में जब सम्राट हर्षवर्धन उस समय के राजा, उसके समय में एक ह्युआन चांग आया था, चीनी यात्री। कहाँ के था ये? चीनी यात्री। उस समय जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय वो बहुत ही उन्नति कर चुका था, बहुत ही प्रतिष्ठित हो गया था, पूरे देश में, पूरे राज्य में प्रतिष्ठित हो गया और इसका नाम बहुत सारे देशों में हमारा फेमस हो गया था। ठीक है। ह्युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। न अलदा, मतलब कि ह्युआन चांग ने ये लिखा था कि जो नालंदा है वहाँ पर जो भगवान बुद्ध आए थे उनको अपनी पूर्व जन्म में उनको संतुष्टि नहीं मिली यहाँ के ज्ञान को ग्रहण करने से, इसीलिए इसका नाम जो है वो नालंदा पड़ा था। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वो सीमा रहित और अनंत होता है। मतलब कि जो ज्ञान यानी कि जो विद्या के क्षेत्र में हमारा दान देते हैं वो दान जो होता है सीमा रहित, मतलब उसमें कोई भी सीमा नहीं होता है और अनंत होता है वो। ना उसके बांटने वालों की तृप्ति होती है ना उसे लेने वाले को। मतलब कि जो ज्ञान होता है ना उसको बांटने वाले को कभी संतुष्टि मिलती है कि मैंने आपको इतना पढ़ाया इतना दिया, और न लेने वालों को कभी संतुष्टि मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो जो जनता वहाँ पर रहते थे उन्होंने दान दिया था, बहुत सारे गाँवों से दान को इकट्ठा किया गया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया गया था, दिया गया था जिससे उसका निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। और तो और जो 500 व्यापारी थे अपने पैसे से उन्होंने ज़मीन को खरीदा और भगवान बुद्ध को दान में दे दिया। ह्युआन चांग के समय यह नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। जब ह्युआन चांग भारत आए थे सम्राट हर्षवर्धन के समय, तो जो नालंदा था वो अपना एक विशाल रूप नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। मतलब कि आज हमारा देश में सिर्फ एक विहार है, लेकिन उस समय हमारे देश में कितने विहार थे? 6। 8वीं सदी की यशोवर्धन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया जाता है। 8वीं सदी में यशोवर्मन जो थे, ठीक है, उनका एक शिलालेख, मतलब कि जो उनके बारे में लिखा गया है, उस समय नालंदा का बड़ा भव्य उसमें वर्णन किया गया है। यहाँ के बीच विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छू रहे थे। उनके चारों ओर नीले जल में भरे हुए सरोवर थे जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। और जो हमारा उस समय विहार था वो बहुत ही ऊंचाइयों को, शिखर को, आकाश को, मेघों को छू रहा था और उसमें जल भरे थे, सरोवर था और सरोवर में लाल कमल खिले थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी, मतलब कि उसकी साइड में हमारा आम का पेड़ था जिसमें आम का छाया हमको मिलता था। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता है। उनमें अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर मूर्तियाँ थी। यह तो भारतवर्ष में अनेक साघाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। मतलब बोल रहा है कि भारतवर्ष से हमारे अनेक संग्रहालय हैं, अनेक विश्वविद्यालय, लेकिन उस समय नालंदा जो थी उसके जैसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था। चीनी यात्री इतिसिंह के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी यात्री इतिसिंह के समय इस विहार में कितने कमरे थे? 100 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातन विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए उनमें इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। जो उनका शिलालेख है, उनका पुरातन मतलब पहले का जो शिलालेख लिखा जाता था, पुस्तक लिखा जाता था, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष प्राप्त होते हैं और अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें उनका वर्णन किया गया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही और हम बस दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इसके आगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।